हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोशप्रीत कौर। तो बच्चों, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज एथरोस्क्लेरोसिस। तो एथरोस्क्लेरोसिस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि होता क्यों है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किसकी वजह से हो रहा है तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें शो हो रहे हैं। पूरा अच्छे से हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए लेक्चर्स और जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इनका फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एथरोस्क्लेरोसिस। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, क्या होता है कि एथरोस्क्लेरोसिस में मेनली होता क्या है। तो एथरोस्क्लेरोसिस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि हार्डनिंग और नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। क्या हो रहा है कि यहाँ पर हार्डनिंग हो रही है और क्या हो रही है, नैरोइंग हो रही है, किसकी, हमारी आर्टरीज की। अब प्रोसेस होता क्या है एथरोस्क्लेरोसिस में। तो एथरोस्क्लेरोसिस में मेनली जो क्या हो रहा है कि फैट्स का, लिपिड्स का या अदर सब्सटेंसेस का आपकी आर्टरी के अंदर या आर्टरी की वॉल पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसको हम प्लेग बोलते हैं। उस कंडीशन को हम एथरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या हुआ यहां पर, एक्यूमुलेशन हुआ किस चीज का, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का एंड अदर सब्सटेंसेस का। क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ। कहां पर, इन और ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी, इन और वॉल ऑफ द आर्टरी। क्या हुआ यहां पर, फिर नैरोइंग ऑफ द आर्टरी एंड ब्लॉकेज। फिर एट लास्ट क्या हुआ, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गया और ब्लड फ्लो क्या हुआ यहाँ पर, एट लास्ट प्रिवेंट ब्लड फ्लो। अब ये जो चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, जिसको लिपिड्स, प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लेग। तो सिंपल सी बात है, एथरोस्क्लेरोसिस में क्या हुआ कि एक्यूमुलेशन हो गया किसका, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का और अदर सब्सटेंसेस का, जिसको हम प्लेग बोलते हैं। कहां पर, इन आर्टरी के अंदर या फिर आर्टरी के ऑन, ऊपर आर्टरी की वॉल के ऊपर। आर्टरी की आर्टरी जो है नैरो हो गई है, बिल्कुल पतली हो गई है, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो गया है, यहाँ पर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो प्रिवेंट हो गया है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। तो डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। तो एथरोस्क्लेरोसिस इज थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज caused by a buildup of plaque in the inner lining of an artery। तो क्या बोल रहे हैं कि एथरोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो हमारा आर्टरी होता है वो कैसा, बहुत थिक, थिक हो जाता है और हार्ड हो जाता है। इतना थिक और हार्ड हो जाता है जो हमारी आर्टरी होती है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्लेग का एक्यूमुलेशन होने लगता है। प्लेग जो है वहां पर जमा होने लगता है इन एन इनर लाइनिंग ऑफ द आर्टरी, आर्टरी की इनर लाइनिंग पर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना कोई प्लेग है, ना कोई लिपिड है, कोई किसी भी तरह का कोई सब्सटेंस यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। वहीं पर अब एथरोस्क्लेरोसिस में देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी आर्टरी की ये जो वॉल है, वॉल के अंदर ये देखिए कितना सारा प्लेग जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर स्टेजेस क्या है, यहाँ पर नॉर्मल प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या है कि अभी ये स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग फेज है किसकी, प्लेग के स्टार्ट होने की, आर्टरी की वॉल पर। अब
इसने क्या किया, थोड़ा सा ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये बढ़ गई और ये देखिए यहाँ पे इसका रप्चर हो गया, किसका, प्लेग का यहाँ पर रप्चर हो गया। अब ये ज्यादा वर्स हो जाएगी तो यहाँ पर प्लेग के बाद, प्लेग तो जमा हो गया, अब यहाँ पर ब्लड क्लॉट भी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड तो फ्लो हो नहीं रहा है, वो तो एक जगह जमा होने लगा, तो यहाँ पर फिर ब्लड क्लॉट हो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। अब बात करते हैं बच्चों कॉजेस की, क्यों हो रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन, क्यों अकर हो रही है, तो वो देखते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, क्या है कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आप डाइट ले रहे हैं तब ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा हो गया है आपके, इंक्रीज, या फिर आपको डायबिटीज है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, या आप एक्सेसिव स्मोकिंग और एक्सेसिव स्मोक कर रहे हैं और अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं। इनटेक ऑफ ऑयली फूड, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खा रहे हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारे रीजंस है किसके, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के। तो क्या क्या रीजन है, सबसे पहला हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपके अंदर आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है, आपको अगर डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है आपका, एक्सेसिव आप स्मोक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं, ऑयली प्लस स्पाइसी फूड आप इंटेक कर रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसा फूड ज्यादा आप इंटेक करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज करेंगी। नेक्स्ट है बच्चों पैथोफिजियोलॉजी, कैसे ये कंडीशन जो है वो अकर होती है, कैसे इसका जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के, जो कि अभी हमने पढ़ा कि अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल आप ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, या फिर अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं, ऑयली फूड ज्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, इसी के साथ एक और मेन रीजन भी है यहाँ पर, वो ये है ओबेस, ओबेसिटी इसका और एक मेन रीजन है। अगर आप ओबेस हैं तो ओबेसिटी की वजह से भी आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंजरी टू द एंडोथेलियल सेल वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, कॉजेस की वजह से आपके जो आर्टरीज में जो एंडोथेलियल जो सेल वॉल्स है उनमें क्या हो गया, इंजरी हो गई है। इंजरी की वजह से क्या हुआ कि वहां पर बच्चों इन्फ्लामेशन हुआ और इम्यून रिएक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्योंकि आर्टरीज यहाँ पर इन्फ्लेम्ड हो गई है, इम्यून रेस्पॉन्स हो गया, आर्टरीज इन्फ्लामेट हो गई है, मतलब थोड़ी स्वेल्ड अप हो गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पर लिपिड्स का, प्लेटलेट्स, जो आपकी प्लेटलेट्स है, यहाँ पर जो अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक जगह के क्या होंगे, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पर फैटी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, फैटी डिपोजिशन होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। फिर कैल्सिफाइड एंड हार्डनिंग द आर्टरीज, अब यहाँ पर कैल्सिफिकेशन होने लगेगा किसका, आर्टरीज का, और आर्टरीज यहाँ पर हार्ड होने लगेंगी। पार्शियल और टोटल एक्लूजन ऑफ द आर्टरी, पार्शियल मतलब या तो आधी आर्टरी आपकी ब्लॉक होगी, या फिर टोटल, ऑक्लूजन मतलब ब्लॉकेज, रिड्यूस ब्लड फ्लो, क्योंकि यहाँ पर आपकी पार्शियल, यहाँ मतलब यहाँ तो आधी या तो टोटल जो है आपकी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो भी यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और इस्कीमिया हो जाएगा। क्या होगा, इस्कीमिया यहाँ पर अकर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। तो क्या हुआ यहाँ पर कि इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बच्चों इंजरी होगी आपकी एंडोथेलियल सेल वॉल्स है आर्टरीज की, वहां पर
इन्फ्लामेशन और इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से लिपिड, प्लेटलेट्स और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए। फिर यहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो गया, कैल्सिफिकेशन और आर्टरीज का हार्डनिंग होना, फिर यहाँ पे आर्टरी जो है वो ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और इस्कीमिया यहाँ पर अकर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। सो नेक्स्ट आते हैं बच्चों रिस्क फैक्टर्स पर। अब इनके रिस्क फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स मेनली आपके जो लोग ज्यादा ओबेज हैं, देखिए ओबेज लोग, ज्यादा स्मोकिंग जो करते हैं, अल्कोहल जो ज्यादा पीते हैं, किसी भी टाइप की अगर उनको सिस्टमिक डिजीज है तो, स्पाइसी और ऑयली फूड बहुत खाते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, तो ये है हमारे रिस्क फैक्टर्स। ये सारे लोग जो है अगर वो ज्यादा ओबेज है, ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, ज्यादा अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, इनको किसी भी टाइप की कोई सिस्टमिक डिजीज है, स्पाइसी और ऑयल फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, हमेशा बैठे रहते, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पर बस बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेट रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। फिर आते हैं इसकी स्टेजेस पर। तो स्टेजेस क्या है इसकी वो हम अब देखते हैं। तो स्टेजेस क्या है इसकी, द स्टेजेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस हैपन ओवर मैनी इयर्स एंड इंक्लूड, स्टेजेस होती है वो धीरे धीरे जो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है वो अकर होती है। तो इसमें हमारा सबसे पहली स्टेज में क्या होगा बच्चों की, एंडोथेलियल डैमेज एंड इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर एंडोथेलियल जो आर्टेरियल वॉल का जो एंडोथेलियल सेल्स होती है वो यहाँ पर डैमेज होने लगेंगी और इम्यून रिस्पॉन्स भी यहाँ पर कम होने लगेगा। डैमेज टू योर एंडोथेलियम ट्रिगर्स केमिकल प्रोसेसेस दैट कॉज व्हाइट ब्लड सेल टू ट्रैवल टू द इंजरी साइट। क्या होगा कि डैमेज टू योर एंडोथेलियल ट्रिगर्स, आपके जो एंडोथेलियम सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी केमिकल प्रोसेस की वजह से, किसी भी टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस की वजह से, दैट कॉज व्हाइट ब्लड सेल टू ट्रैवल टू द इंजरी साइट। इसकी वजह से आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कहां पर ट्रैवल होने लगेंगी, आपकी इंजरी साइट पर जाकर वो ट्रैवल होने लगेंगी। These cells gather, मतलब ये सारी सेल्स, अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये सारी क्या होंगी, इकट्ठा हो जाएंगी एंड लीड टू इन्फ्लेमेशन विद इन योर आर्टरी। और ये क्या करेंगे, जब ये सारी व्हाइट ब्लड सेल्स एक जगह के इकट्ठा हो जाएंगी तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगी, इन्फ्लेमेशन को कॉज करेंगी आपकी आर्टरी में। सो दिस इज द एंडोथेलियल डैमेज एंड इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद अब क्या होगा, अब एंडोथेलियल आपकी डैमेज हो गई, इम्यून रिस्पॉन्स डैमेज हो गया, अब क्या होगा, फैटी स्ट्रीक फॉर्मेशन। यहां पर अब फैटी स्ट्रीक मतलब यहां पर अब क्या होगा कि जो भी लिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो सारा अब यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये पहला विजिबल साइन होगा किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस का। It is a yellow streak or patch of dead foam cells at the site of endothelial damage। तो यहाँ पर क्या होगा कि येलो स्ट्रीक, येलो कुछ जो है स्ट्रीक जैसा जो है वो एक पैच जो है डेड सेल्स का वो कहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, एंडोथेलियल सेल्स पर स्टार्ट हो जाएगा और वो एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर देगा। इन दिस केस foam cells are white blood cells that consume cholesterol to try to get rid of। यहाँ पर जो foam cells तो कि white blood cells है वो कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि वो जितना कोलेस्ट्रॉल है वो उसको अपने अंदर इंजेस्ट कर सके और उसको वहां से हटा सके, लेकिन कंटिन्यू फोम सेल्स एक्टिविटी कॉजेस फर्दर डैमेज टू योर एंडोथेलियम। लेकिन ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स अपना काम नहीं कर पाते हैं, वो जितना कोशिश कर रहे हैं
आर्टरीज में प्लेग को बचाने की उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है कि वो वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक कर रहे हैं। एक टाइम पर आकर तो क्या होगा कि वो भी अपना दम तोड़ देंगे। अब यहाँ पर फिर क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब वाइट ब्लड सेल्स थक गए बेचारे, अब वो इतना उन्होंने काम कर दिया, इतना काम कर दिया कि अब वो थक गए। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो प्रिवेंट कर सकें आपको। तो अब यहाँ पर वो क्या करेंगे कि अब वो शांति से बैठ जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका जो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है या जो भी मतलब फोम सेल्स है, वो यहाँ पर आपकी एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर देंगे, क्योंकि अब WBC के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको इनसे बचा सके। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होगा कि फिर प्लेग ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा, प्लेग ग्रोथ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। डेड फॉर्म सेल्स एंड अदर डेब्रिस कीप बिल्डिंग अप। अब वो जो डेड फॉर्म सेल्स थे और जो अदर डेब्रिस था, वो क्या होगा कि वो बिल्डिंग अप, अब वो वहां पर अपना इकट्ठापन करना शुरू कर देगा। टर्निंग अ फैटी स्टिक इनटू अ लार्जर पीस ऑफ प्लेग। अब ये क्या होगा, एक लार्ज पीस ऑफ प्लेग में जो भी लिपिड्स और वो मैंने आपको बताया था ना, जब वो इकट्ठा हो जाता है तब उसको प्लेग बोलते हैं। अब एक लार्ज अमाउंट में क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब फाइब्रस कैप, क्या बोल रहे हैं कि एक फाइब्रस कैप मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स फॉर्म ओवर द प्लेग। यहाँ पर क्या होगा कि प्लेग के ऊपर एक स्मूथ मसल सेल्स की एक फाइब्रस कैप जो होगी वो क्या होगी, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। This cap prevents bits of plague from breaking off into your blood stream। ये जो कैप है वो प्रिवेंट करेगा कि जो प्लेग है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में क्या हो, ब्रेकअप ना हो, टुकड़ों में वो ब्लड के साथ ना बहे। एज अ प्लेग ग्रो, अब इसी के साथ क्योंकि ये प्रिवेंट कर देता है कैप को कि वो वहां से हटे ना, तो ये जो प्लेग है वो ग्रो होता रहेगा। इट ग्रेजुअली नैरोज योर आर्टरी। अब ये आपकी आर्टरी को यहाँ पर नैरो करना स्टार्ट कर देगा, जो कि आर्टरी में ओपनिंग होती है जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं। जैसे ये आर्टरी है तो आर्टरी में एक ओपनिंग होती है, इसको हम ल्यूमन बोलेंगे। तो यहाँ पर ल्यूमन यहाँ पर बिल्कुल नैरो हो जाएगी। सो देयर इज अ लेस रूम फॉर ब्लड टू फ्लो। अब ब्लड के पास इनफ जगह नहीं होगी फ्लो करने के लिए। अब प्लेग ने ग्रोथ कर ली, अब क्या होगा कि प्लेग रप्चर और इरोजन, यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी तो अब यहाँ पर प्लेग का रप्चर और इरोजन होगा। इस स्टेज में क्या होगा, अब ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द आर्टरी ड्यू टू प्लेग रप्चर और प्लेग इरोजन। अब यहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्म होने लगेगा। जब प्लेग रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है तब वहां पर बच्चों ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। Plague rupture happens when the fibrous cap that covered the plague breaks open। पहले तो क्या हुआ कि उस कैप ने प्रिवेंट कर लिया प्लेग को, जो भी कैप था उसने प्रिवेंट किया प्लेग को कि वो डिजॉल्व ना हो। अब सादा प्लेग एक्यूमुलेट हो गया और अचानक से वो कैप जो है वो हट गया, उसकी वजह से यहाँ पर रप्चर होगा। विथ प्लेग इरोजन द फाइब्रस कैप स्टेप्स इंटैक्ट। अब जो फाइब्रस कैप है वो इंटैक्ट हो जाएगा, बट एंडोथेलियल सेल्स अराउंड द प्लेग गेट वॉर्न अवे। अब जो एंडोथेलियल सेल्स है जो कि प्लेग के अराउंड है वो वहां पर वॉर्न होना शुरू हो जाएंगी। बोथ इवेंट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। ये दोनों ही इवेंट्स, कैप हट रहा है नहीं भी हट रहा है, ये दोनों इवेंट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि ब्लड क्लॉट को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। द क्लॉट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो एंड लीड टू अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। अब यहाँ पे ब्लड क्लॉट क्या करेगा कि ब्लड प्लेग की वजह से जो थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो हो रहा था बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो गया तो ब्लड क्लॉट की वजह से जरा सा भी ब्लड फ्लो नहीं होगा, और ये कंडीशन क्या करेगी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक कंडक्ट कर सकती है पेशेंट के अंदर। तो ये था प्लेग रप्चर और प्लेग स्ट्रोक। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले क्या हुआ, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई और इनका इम्यून रिस्पांस भी डैमेज हो गया। फिर क्या हुआ कि उसके बाद फैटी स्टिक का फॉर्मेशन हुआ, मतलब प्लेग यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, ग्रोथ होने लगी यहाँ पर। फिर प्लेग की ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो प्लेग यहाँ पर रप्चर हो गया और एट लास्ट ब्लड क्लॉट फॉर्म होगा। फिर आते हैं सिम्टम्स पर। तो सिम्टम्स यहाँ पर क्या क्या आपको शो होंगे बच्चों, तो सिम्टम्स यहाँ पर देखे जाएंगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोल देते हैं। क्या हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ। फिर क्या हुआ, उसी के बाद यहाँ पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद आपके क्या होगा कि यहाँ पर नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अंजाइना पेक्टोरिस जिसको हम चेस्ट पेन भी बोल देते हैं, पेन इन लोअर बेली. So these are the symptoms ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस. तो क्या होगा आपको, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा उसकी वजह से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, चेस्ट पेन हो सकता है आपको, और साथ साथ पेन इन लोअर बेली. सो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पर आकर होना स्टार्ट होंगे. फिर आते हैं बच्चों डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखते क्या क्या करेंगे. तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, आस्क अबाउट द लाइफ स्टाइल, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI स्कैन, इको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे और एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट. साथ ही साथ क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट. So this is the diagnostic evaluation of the atherosclerosis. हिस्ट्री कलेक्शन, तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम पेशेंट से पूछेंगे, पूरा उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको कब से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको मतलब कोई सिम्टम्स जो है आपको फील हो रहे हो तो वो सारा पूछेंगे. तो यहाँ पर क्या होगा कि लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में भी पेशेंट उससे पूछेगा. वो सारा जो ये जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है वो पूरा आपका हिस्ट्री कलेक्शन में इंक्लूड हो जाता है कि आप ज्यादा अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं कर रहे, या फिर ज्यादा ऐसी डाइट तो नहीं ले रहे, बहुत ऑयली फूड तो नहीं ले रहे, ज्यादा स्पाइसी फूड तो नहीं ले रहे हैं, आप कोई काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आप बहुत ज्यादा उनका वेट वगैरह जो अच्छे से हम पूरा चेक करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, स्टेथोस्कोप के थ्रू आपके हार्ट की बीट को चेक करेगा और देखेगा कि कितना वेल जो है वो आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है और कितना अच्छे से आर्टरीज में से जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है. अगर वहां पर कैरोटिड आर्टरी में भी वो चेक करेगा, अगर वहां पर वो फील कर रहा है कि ब्रूट साउंड जो है वो आपको डॉक्टर को फील हो रही है, तो मतलब डॉक्टर अंजप्शन लगा लेगा कि पेशेंट के आर्टरीज में प्लेक का फॉर्मेशन है. चेस्ट एक्सरे में क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर चेस्ट की पूरी इनर इमेज को लिया जाता है, पूरा अच्छे से चेस्ट को विजुअलाइज करते हैं कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम जो है वो आकर है. सीटी स्कैन में क्या करते हैं कि सीटी स्कैन में पूरा प्रॉपर हार्ट का इमेज लेंगे, हार्ट का इमेज लेके वहां पे हार्ट के चैम्बर्स को, मिट्रल वॉल्व्स को अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आकर हो गई है. MRI स्कैन में पूरा का पूरा हार्ट को अच्छा सा स्ट्रक्चर उसका पूरा एज वेल एज उसका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हार्ट का चेक करेंगे, कौन सी आर्टरी में कहां पर किस साइड पर कितना प्लेक का फॉर्मेशन हुआ है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में भी यही है कि बच्चों की यहाँ पर हार्ट कितना अच्छे से वेल पंप कर रहा है,
पूरा उसके हार्ट चैम्बर्स को अच्छे से विजुलाइज करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इकोकार्डियोग्राम में हम देखेंगे पूरा कि मतलब कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, कितना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो हार्ट अच्छे से अपनी परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छे से जो है वो वर्क कर रहा है। सो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में क्या करेंगे, कितना फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पर आपका जो हार्ट है वो कितना एक्टिव है, ये जो है हम एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट में देखते हैं। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आते हैं बच्चों मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में पेशेंट से बोलेंगे, उसका लाइफ स्टाइल जानेंगे कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, फिर हम उसको मतलब प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको अगर फर्दर इस कंडीशन को नहीं होने देना है या इसको प्रिवेंट करना है, इसकी स्टेज को आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस में लोअर योर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ये क्या करता है कि आपके जो भी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क है उनको ये कम कर देगा। योर प्रोवाइडर विल क्रिएट अ प्लान स्पेसिफिक टू योर नीड, जनरल टिप्स इंक्लूड। आपका जो प्रोवाइडर है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक प्लान क्रिएट करेगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बताएगा। सबसे पहले वो आपको बताएगा कि अगर आप टोबैको ईट करें तो आपको सारे टोबैको प्रोडक्ट्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, इंक्लूडिंग स्मोकिंग एंड वेपिंग। किसी भी टाइप का अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है टोबैको प्रोडक्ट यूज करें तो उसको आप अवॉइड करें। फॉलो अ हार्ट हेल्दी ईटिंग प्लान, आपको ऐसी डाइट लेनी है जो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी हो, जैसे कि मेडिटेरियन डाइट आपको जो है वो लेनी है। मेडिटेरियन डाइट मतलब कि जैसे सी फूड वगैरह जो होते हैं वो ज्यादा बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आपके हार्ट के लिए। बिल्ड फिजिकल एक्टिविटी इनटू डेली रूटीन, आपको बिल्कुल खाली नहीं बैठे रहना, आप जो है थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें, आप थोड़ा सुबह वॉकिंग पर जाएं, जिम पर जाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें। तो इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज जो है आपको परफॉर्म करनी है और अपनी रेगुलर बेसिस पे जो आप वर्क है उनको भी अच्छे से परफॉर्म करें। सो ये सारे लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को लो करने में हेल्प करते हैं। मेडिकेशन में क्या है बच्चों की, मेडिकेशन टारगेट रिस्क फैक्टर्स फॉर प्लेग बिल्डअप एंड में हेल्प टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। मेडिकेशन क्या करता है कि जो रिस्क फैक्टर्स है उसको टारगेट करते हुए मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करेगा कि जो प्रोग्रेशन है, मतलब जो एथेरोस्क्लेरोसिस में जो प्लेग जो है आर्टरीज में बढ़ रहा है उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करने में हेल्प करेगा। योर प्रोवाइडर में प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस दैट लोअर योर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये आपका जो प्रोवाइडर है वो आपको ऐसी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करेगा जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो लो कर सके, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर सके, जैसे कि अमोलोडिपिन वगैरह हो गए, स्टेटिन्स वगैरह हो गए, वारफरिन वगैरह हो गई। ये सारी मेडिकेशंस जो हैं यहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल देंगी। मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, साथ ही साथ आपको डायबिटीज है तो आपका ब्लड शुगर मैनेज लेवल करने के लिए और ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर क्या है, मेडिकेशन दी जाएगी। ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको वारफरिन और हेपरिन जैसी जो ड्रग्स है वो दी जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, ब्लड थिनर्स हैं जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे। स्टेटिन, एंटीकोएगुलेंट, वही वारफरिन और हेपरिन एंड कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा। सो दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा अगर प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है तो सर्जरी जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या किया जाएगा, एंजियोप्लास्टी। तो बच्चों एंजियोप्लास्टी में क्या है कि एंजियोप्लास्टी को हम बलून एंजियोप्लास्टी के नाम से और परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा इसके दो नाम है, दैट इज बलून एंजियोप्लास्टी एंड परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी। इज अ मिनिमली इन्वेसिव एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर। ये कैसा है, एक एंडोवेस्कुलर मिनिमली इन्वेसिव है, मतलब ज्यादा ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। पेनफुल है लेकिन बहुत ही थोड़ा कम पेनफुल है, मतलब पेनफुल प्रोसीजर तो है, इसमें कट वगैरह तो लगेंगे लेकिन थोड़ा कम। मिनिमली इन्वेसिव एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर यूज्ड टू वाइडन नैरो और ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरीज। ये क्यों करते हैं कि आपकी जो आर्टरीज वाइड करने के लिए, जो नैरो आर्टरीज जो कि बिल्कुल पतली हो गई है उनको वाइड करने के लिए, चौड़ा करने के लिए उनकी ये प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी करते हैं। टिपिकली टू ट्रीट आर्टेरियल एथेरोस्क्लेरोसिस, टिपिकली अगर आपकी आर्टरी में प्लेग का फॉर्मेशन हो गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि एंजियोप्लास्टी में क्या किया गया कि ये देखिए
सबसे पहले एक इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट किया, अब यहाँ पर बलून को क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या था, ये देखिए यहाँ पर जो प्लेग है, आप देख रहे हैं कि ये आर्टरी की वॉल में प्लेग है, तो इसकी वजह से बहुत ही कम स्पेस है यहाँ पर है ब्लड को जाने के लिए। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट प्लेस करने के बाद यहाँ पर बलून को फुला दिया गया, उसको ब्लो अप कर दिया, उसकी वजह से यहाँ पर प्लेग जो है वो बिल्कुल साइड में चला गया और यहाँ पर क्या हुआ, स्पेस हो गया ब्लड को ट्रैवल करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट है बच्चों एथ्रेक्टमी। तो एथ्रेक्टमी में क्या करते हैं, इज अ मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक है फॉर रिमूविंग एथेरोस्क्लेरोटिक फ्रॉम ब्लड वेसल्स विद इन द बॉडी। यहाँ पर अगर आपकी ब्लड वेसल में प्लेग का फॉर्मेशन हो गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम एथ्रेक्टमी करते हैं। इट इज एन अल्टरनेटिव टू एंजियोप्लास्टी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। ये अल्टरनेटिव है किसका, एंजियोप्लास्टी का पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। बट द स्टडीज दैट एग्जिस्ट आर नॉट एडिक्वेट टू डिटरमाइन वेदर इट इज सुपीरियर टू एंजियोप्लास्टी। लेकिन ये क्या है कि मतलब सेम एंजियोप्लास्टी की जैसा ये, लेकिन ज्यादातर हम प्रेफर जो है एंजियोप्लास्टी करते हैं, एथ्रेक्टमी हम कम प्रेफर करते हैं। तो मतलब स्टडीज के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि दैट एग्जिस्ट आर नॉट एडिक्वेट टू डिटरमाइन वेदर इट इज सुपीरियर टू एंजियोप्लास्टी। हम नहीं कह सकते कि ये जो एथ्रेक्टमी है वो एंजियोप्लास्टी से बेहतर है। एंजियोप्लास्टी जो है वो बेटर वे है टू रिमूव द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। सो इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही बात है कि यहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट जो इंसर्ट किया गया, यहाँ पर ट्राई किया गया है कि जो प्लेग है उसको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पर कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी में। तो कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी में क्या है कि कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू रिड्यूस द स्ट्रोक। क्या है ये, सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हमें स्ट्रोक को रिड्यूस करने का जो रिस्क होता है स्ट्रोक होने का, उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये जो प्रोसीजर उसको करते हैं। यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो जाता है, प्लेग जो है वो कहाँ पर कैरोटिड आर्टरी में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो कैरोटिड आर्टरी है वो बहुत स्टेनोसिस नैरोइंग हो जाती है। तो उसको उस नैरो को रिमूव करने के लिए प्लेग को हम कैरोटिड आर्टरी से है वो निकालते हैं। तो द सर्जन ओपन्स द आर्टरी एंड रिमूव द प्लेग। जो सर्जन है डायरेक्टली यहाँ पर आर्टरी को ओपन करता है और प्लेग को क्या करता है, रिमूव करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी को यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ओपन किया गया, फिर यहाँ पर एक ट्यूब को इंसर्ट किया गया ताकि जो कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जो अभी ब्लड है वो नहीं पहुंच पा रहा है ब्रेन तक, तो उस ब्लड को हम एक ट्यूब के थ्रू जो है वो सर्जन पहुंचाएगा। तो पहले ट्यूब को, कैरोटिड आर्टरी को कट किया और ट्यूब को इंसर्ट किया। अभी देखिए जो ब्लड है वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। इस टाइम पीरियड में हम जो भी प्लेग है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कहाँ से, कैरोटिड आर्टरी से। सो दिस इज कॉल्ड कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी। फिर आते हैं बच्चों कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सो इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर टू ट्रीट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब हार्ट की अगर आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। द बिल्डअप ऑफ प्लेग इन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट। वही मैंने आपको बताया कि अगर हार्ट की आर्टरीज में क्या होगा, प्लेग है वो बिल्डअप हो गया, तो इट कैन रिलीव चेस्ट पेन कॉज्ड बाय CAD। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी मतलब चेस्ट पेन जो है मतलब रिलीव करता है, जो कि आपका CAD की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब अकर हुआ है, तो उसकी वजह से जो भी चेस्ट पेन है उसको भी रिलीव करता है। स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ CAD एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेशन। साथ ही साथ क्या करेगा कि ये क्या करेगा कि स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द CAD, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। तो क्या करता है कि ये भी इसको क्या करता है, इसके प्रोग्रेशन को क्या कर देता है कि मतलब जो CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसके प्रोग्रेशन को ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा एंड इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बोल रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको भी रिलीव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हार्ट की जो आर्टरीज है यहाँ पर प्लेग का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टेंट प्लेसमेंट। तो स्टेंट प्लेसमेंट क्या है, स्टेंट प्लेसमेंट एक टाइनी और एक्सपेंडेबल मेटल मेश कॉइल होता है। ये कैसा आप देख सकते हैं, टाइनी और एक्सपेंडेबल, बहुत फूल सकता है, ऐसा ये क्या होता है, कॉइल होता है। इट पुट अप इनटू द न्यूली ओपन्ड एरिया ऑफ द आर्टरी टू हेल्प कीप द आर्टरी फ्रॉम नैरोइंग और क्लोजिंग अगेन।
ये क्या करता है कि इट इज पुट इनटू द न्यूली ओपन एरिया। ये क्या करेगा कि एक ऐसा आर्टरी में एक एरिया बना देगा जिससे क्या होगा कि आर्टरी जो नैरो और क्लोजिंग आर्टरी है वो क्या होगी, वो ओपन हो सकेगी, दोबारा से वो ओपन हो जाएगी। टिश्यू विल स्टार्ट टू कोट द स्टेंट लाइक अ लेयर ऑफ स्किन वंस द स्टेंट हैज बीन प्लेस्ड। टिश्यू विल स्टार्ट टू कोट द स्टेंट। यहाँ पर क्या है कि जो टिश्यूज हैं वो स्टार्ट होने लगते हैं स्टेंट के ऊपर ही जो टिश्यूज हैं वो कोट होना बाद में स्टार्ट हो जाते हैं लाइक अ लेयर ऑफ स्किन वंस द स्टेंट हैज बीन प्लेस्ड। एक बार स्टेंट प्लेस कर देते हैं तो बाद में उसको निकालते नहीं, अब वो स्टेंट के अंदर ही जो टिश्यूज है वो वापस से अपना ग्रो अप करना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पर कि स्टेंट को डाल दिया गया, फिर इसको एक्सपैंड कर दिया गया, बलून को निकाल लिया गया है, लेकिन स्टेंट अभी भी अंदर है। अब स्टेंट के अंदर ही जो टिश्यूज हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट होते रहेंगे। सो नेक्स्ट है बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एज अ नर्स आप कैसे जो है एथेरोस्क्लेरोटिक वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले असेस द रिस्क फैक्टर्स। आपको क्या करना है कि जो भी रिस्क फैक्टर्स है, स्क्रीनिंग और जो एजुकेशन रिस्क फैक्टर्स को आप असेस करें, फिर प्रॉपर स्क्रीनिंग करें पेशेंट की और साथ ही साथ पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि इस आपको ये कंडीशन हो गई है तो इसके लिए आपको ऐसा ट्रीटमेंट जो है वो लेना पड़ेगा। Encourage client to reduce the risk by lowering dietary intake of fats and cholesterol exercising। साथ हम क्या करेंगे कि पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि आप लो डाइटरी इंटेक करें, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल फूड ना खाएं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉलिक फूड ना खाएं, आप बहुत ही मतलब मिनिमल सी डाइट लें, बहुत हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट लें, साथ ही साथ एक्सरसाइजेस करें, कंट्रोल करें, हो जितना हो सके अपनी डायबिटीज को, अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, प्रॉपर योगा करें, मेडिकेशन करें, कीपिंग बॉडी वेट नियर आइडियल लेवल्स एंड सीज स्मोकिंग। बॉडी वेट को नॉर्मल रखने की कोशिश करें और स्मोकिंग को स्टॉप कर दें। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इनके मतलब जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनको अच्छे से वेल एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे कि इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं, आपको ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ेंगे। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, एक्शंस के बारे में, ड्रग के डोज और साइड इफेक्ट्स के बारे में है, वो भी हम पूरा अच्छे से जो है वो पेशेंट को बताएंगे, प्रॉपर अच्छे से पूरा तैयार करके पूरा एक शेड्यूल जो है वो हम बताएंगे पेशेंट को कि इसका ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, आपको ये इतना ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इसका साइड इफेक्ट इतना है, इस ड्रग का डोज इतना है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पेशेंट को बताएंगे। कार्डिक रिहैबिलिटेशन टू प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ प्रोग्रेशन, साथ ही साथ कार्डिक रिहैबिलिटेशन भी कराएंगे जिससे प्रिवेंट कर सके हम जो भी प्लेग का दोबारा से रीअकरेंस या फिर प्रोग्रेशन ना हो। फॉलोअप अपॉइंटमेंट भी बताएंगे पेशेंट को, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर बताए के साथ आपको कब कब कितने टाइम पर फॉलोअप जो है वो करना है, ये सारी चीजें हम पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर आते हैं बच्चों कॉम्प्लिकेशंस पे। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से अकर हो सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और उसके बाद हार्ट फेलियर, ये सारे जो है आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अकर हो सकते हैं। चेस्ट पेन, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसी के साथ स्ट्रोक होने का चांस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एथेरोस्क्लेरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, एग्जाम में 5 मार्क्स में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत इजी है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से अपने करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे आप मेहनत करेंगे तो आगे चलकर आप सक्सेस हो सकेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अब हम चलते हैं, इसी के साथ नए वीडियो में हम आपके साथ फिर से आपसे रूबरू होंगे। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।